नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा संस्कृत सुभाषित श्लोक है गुणी गुणम वेत्ति। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे श्लोक की तरफ। सर्वप्रथम मैं इस सुभाषित को पढ़ रहा हूँ। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इस प्रकार से इस श्लोक का पठन हमने किया है। अब हम इस श्लोक का पदच्छेद कर रहे हैं। पदच्छेद का अर्थ होता है कि श्लोक में जो भी संधि, समास या फिर संयोग होते हैं उनको अलग अलग करना। जैसे कि आप लोग साफ साफ इस श्लोक के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहाँ कहाँ पर संधि किया गया है। हम लोग देख सकते हैं कि निर्गुणों ये जो शब्द है और बली ये दूसरा शब्द, इन दोनों में संधि है। हालांकि निर्गुण ये पहली पंक्ति और बली ये दूसरी पंक्ति में है, हमें दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तव में वैसा नहीं है। वास्तव में हमारी जो पंक्ति शुरू हो रही है यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर खत्म हो रही है। तो इसका मतलब है कि बली ये जो शब्द नीचे हमें दिखाई दे रहा है, ये बली शब्द यहाँ पर है, परंतु हम आसानी से पढ़ पाए इसलिए इसको नीचे लिखा हुआ है। अस्तु, तो अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पर संधि कार्य निर्गुणों और बली इन दोनों शब्दों में है, तो यहाँ पर उत्व संधि है, विसर्ग का उत्व। और उत्व के नियम से इन निर्गुणों का निर्गुणः इतना हो जाएगा। एक और संधि ठीक वैसा ही मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, पिको वसंतस्य इस जगह पर है। यहाँ पर भी उत्व संधि है और पिकः और वसंतस्य ऐसा रूप हमें आगे देखने को मिलेगा। और अन्य कोई महत्वपूर्ण संधि इस श्लोक में नहीं है। तो हमने देख लिया है कहाँ कहाँ पर संधि है। तो अब हम इस श्लोक का अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम इन संधि विच्छेद के साथ इस श्लोक को फिर से लिखते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने संधि विच्छेद कर दिया है। निर्गुणों जो पहले लिखा हुआ था उसकी जगह पर हमने यहाँ पर बस निर्गुणः इतना लिखा हुआ है। और ठीक उसी प्रकार से पिकः ये जो शब्द है इसके जगह पर हमने पिको जो यहाँ पर पहले वर्ण शब्द था उसकी जगह पर पिकः लिखा है। अब हम इस श्लोक का पदच्छेद कर चुके हैं, तो अब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस श्लोक के अंदर दो हिस्से हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, और पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। तो ये जो दो इस श्लोक के हिस्से हैं, इनमें इनका जो पहला हिस्सा है यानी पहली जो पंक्ति है, ये पंक्ति हमें एक सीख देती है। ये जो पहली पंक्ति है और ये वाली दूसरी पंक्ति है। तो पहली पंक्ति ने हमें एक सीख दी और जो सीख हमें पहली पंक्ति से मिलती है उसको साबित करने के लिए प्रमाण हमें दूसरी पंक्ति में दिए गए हैं। तो हमारा श्लोक हमें क्या सीख देता है और दूसरी पंक्ति में हमें क्या प्रमाण दिए हैं, इनको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम विचार कर रहे हैं पहली पंक्ति की तरफ और हम पहली पंक्ति का अब विचार कर रहे हैं। देखिए, पहली पंक्ति में हम सर्वप्रथम इन तीनों शब्दों का अर्थ जान लेंगे। गुणी गुणम वेत्ति, इनमें से सबसे पहला जो शब्द है गुणी, गुणी शब्द का मतलब होता है गुणवान व्यक्ति। गुण क्या होता है? तो गुण जो हम मनुष्य में जो अच्छे गुण होते हैं, वर्च्यूज कहते हैं अंग्रेजी में, तो ऐसा गुण जिस व्यक्ति के पास है उसको गुणवान कहते हैं या फिर गुणी कहते हैं। और ये गुणी व्यक्ति क्या करता है? तो ये गुणी व्यक्ति गुणम वेत्ति। यहाँ पर वेत्ति शब्द का मतलब होता है जानना, टू नो। और गुणी व्यक्ति जानता है, क्या जानता है? तो वो गुणम वेत्ति, वो गुण को जानता है। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो गुणी मनुष्य है
वही जान सकता है। क्या जान सकता है? तो गुणम वेत्ति, गुण जान सकता है। मैं अगर आसान भाषा में अगर आप लोगों को बताऊं तो अपने गुण की परख, यहाँ पर वेत्ति शब्द का अर्थ मैंने जानना ऐसा लिखा था, यहाँ पर हम इसका परखना ये भी अर्थ ले सकते हैं। तो जो सच्चा गुणवान व्यक्ति है वही व्यक्ति किसी गुण को परख सकता है। और आगे हमारे श्लोक में दिया हुआ है न वेत्ति निर्गुणः। निर्गुणः यानी ऐसी व्यक्ति जिसके पास गुण नहीं है, हम यहाँ पर गुणहीन लिख सकते हैं। तो जो व्यक्ति गुणहीन है वह व्यक्ति न वेत्ति, न का मतलब है नहीं, और वेत्ति यानी जानती है, परखती है। अब क्या नहीं जानती है? तो वह गुणम न वेत्ति है। जो गुण, जो कर्म पद है, ये यहाँ पर भी लागू होता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पहली पंक्ति जो यहाँ पर है इसका मतलब होता है कि जो गुणवान व्यक्ति है, जो गुणी व्यक्ति है, वही व्यक्ति गुण को समझ सकती है, गुण की परख कर सकती है। परंतु जो निर्गुण व्यक्ति है वह निर्गुण व्यक्ति नहीं जानती है, नहीं परख सकती है, वो परख नहीं सकती है। क्या परख नहीं सकती है? तो गुण नहीं परख सकती है। एक और बात नीचे वाली पंक्ति में भी हमारा श्लोक बताता है, ठीक उसी प्रकार से बलि बलम वेत्ति। देखो, अगर आप लोगों को बल की परीक्षा करनी है, किसी मनुष्य के बल यानी शक्ति ताकत की परीक्षा करनी है, तो वो कौन जान सकता है, कौन बल को परख सकता है? तो वो है बलि। बलि यानी बलवान। जो बलवान व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति है, वही व्यक्ति बल को जान सकती है, परख सकती है। और आगे लिखा है न वेत्ति। न वेत्ति यानी नहीं जानती है, नहीं परख सकती है। कौन नहीं परख सकती है? तो निर्बल व्यक्ति, निर्बल मनुष्य नहीं परख सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा ये जो श्लोक की दो पंक्तियां है, इसमें जो हमारी पहली पंक्ति है इसका मतलब यह होता है कि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जान सकती है, परख सकती है। न वेत्ति निर्गुणः, और जो निर्गुण व्यक्ति है वो नहीं, न वेत्ति यानी नहीं पहचान सकता। ठीक उसी प्रकार से बलि, बलि वेत्ति, बलि बलम वेत्ति। जो बलि मनुष्य है, जो बलवान मनुष्य है, वही सच्चे बल की, अच्छी सच्चे ताकत की परीक्षा कर सकता है। न वेत्ति निर्बलः, जो निर्बल मनुष्य है वह बल का परीक्षण नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर जो बात ये श्लोक बताना चाहता है उसको अगर मैं आप लोगों को आसान भाषा में समझाऊं तो समझिए कि आप गायक है, कोई गायक है, और गायक के पास क्या होता है? गायक के पास गुण होता है गायन करना, गायन कला। परंतु उस गायक ने वस्तुतः उस गायन कला को सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या क्या मेहनत की होगी, वह मेहनत एक दूसरा गायक व्यक्ति ही समझ सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने चित्र स्पष्ट हो चुका होगा कि आप स्वयं एक गायक है और आपके पास है गुण, कौन सा गुण है? गायन करने का। तो आपने अपना गायन सीखने के लिए, गायन कला को आत्मसात करने के लिए क्या क्या मेहनत की है, आप लोगों की गायन कला कितने आला दर्जे की है, ये कोई दूसरा गायक यानी दूसरा कोई गुणी व्यक्ति ही जान सकता है। और जो दूसरा सामान्य व्यक्ति है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कोई मजदूर है, तो वह मजदूर गायन कला की खूबियों को नहीं समझ सकता है। मैं आप लोगों को दूसरे तरीके से समझा सकता हूं। आप एक छात्र हैं और आपके पास गुण है संस्कृत विद्या का, आप संस्कृत समझ रहे हैं, आपके पास ये गुण है। अब आपके पास जो गुण है, इस गुण की अहमियत, इस गुण की परख जो दूसरा कोई संस्कृतज्ञ होगा, संस्कृत का जानकार, वही व्यक्ति आपके संस्कृत के ज्ञान की परख कर सकता है, इसको कीमत दे सकता है। और दूसरा कोई अगर अनपढ़ व्यक्ति है, तो अनपढ़ व्यक्ति के सामने अगर आप लोग संस्कृत बोलने जाओगे
तो वह आपके संस्कृत की महत्ता को नहीं समझ सकता है, वो नहीं जान सकता है। ये सीख हमें हमारे श्लोक की पहली पंक्तियां बताती है। दरअसल अगर देखा जाए तो ये दोनों मिलाकर एक ही पंक्ति, क्योंकि यहाँ पर देखो एक फुल स्टॉप है, लेकिन फिर भी हमने इनको दो पंक्तियां माना है। तो पहला जो श्लोक का चरण है वो कहता है कि आपके पास अगर गुण है तो अपने गुण की परख गुणी व्यक्ति ही कर सकती है, निर्गुण मनुष्य इसकी परख नहीं कर सकता है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बल है, तो आपके बल की परख कोई दूसरा बलवान व्यक्ति ही कर सकती है। निर्बल मनुष्य आपके बल की परख नहीं कर सकती है। अब ये बात, ये एक सिद्धांत, ये एक विधान हमारे श्लोक के पहले भाग ने किया। अब दूसरा जो श्लोक का चरण है उसमें हम देखेंगे कि जो विधान हमारे पहले श्लोक के पहले भाग ने किया उसके लिए हमारे श्लोक के अंदर क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पिकः वसंतस्य गुणम। ये यहाँ पर इन तीनों शब्दों पर हमें ध्यान देना है, फोकस करना है। अब देखिए, पिकः वसंतस्य गुणम, यहां से लेकर यहां तक। अब बीच में वेत्ति, ये जो हमारा पहले वाला चरण था, यहां से वेत्ति को हम उठाएंगे और इस वाक्य के अंदर कंसिडर करेंगे। वेत्ति हालांकि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है ऐसा हम मानकर चलेंगे। तो पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, इसका मतलब होता है कि पिक, पिक का मतलब होता है कोयल। कोयल और वसंतस्य यानी वसंत ऋतु का गुण, गुणम यानी गुण को, और वेत्ति यानी जानता है। तो वसंत ऋतु के पास क्या गुण है, का की वसंत ऋतु की क्या अहमियत है, ये पिकहा यानी कोयल ही जान सकता है। न वायसहा, यहाँ पर वायस शब्द का मतलब होता है कौवा। तो पिकहा वसंतस्य गुणम वेत्ति, पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, यानी जो कोयल है वो कोयल ही वसंत ऋतु का गुण जान सकता है। न वायसहा, कौवा नहीं जान सकता है। अब यहाँ तात्पर्य क्या है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, वसंत स्वयं एक गुणवान है। वसंत जो ऋतु का जब आगमन होता है तो हर तरफ हरियाली होती है, बाहर आती है, लेकिन उस हरियाली से लेना देना किसे है, उस हरियाली का असली परखदार कौन है, तो कोयल है। जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल मधुर स्वरों से वसंत ऋतु का स्वागत करता है, लेकिन कौवा, सोचिए, कौवे के पास कोई गुण नहीं होता है। वसंत हो, हेमंत हो, शिशिर हो, कोई भी ऋतु हो, कौवे को उससे कोई लेना देना नहीं होता है। कौवा निर्गुण है, वो हमेशा काव काव ही करता रहेगा। तो ये गुण की बात यहाँ पर हमने देख ली। अब यहाँ पर नीचे दूसरी पंक्ति में बल की बात हम करेंगे, बल यानी शक्ति, ताकत। अब यहाँ पर तीन शब्दों को आप लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहले शब्द है करी। यहाँ पर करी शब्द का मतलब होता है हाथी। अब दूसरा शब्द यहाँ पर सिंहस्य है। तो यहाँ पर सिंह शब्द के बारे में मुझे आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो स्य लगा है इसी का ट्रांसलेशन मैं करूंगा, सिंहस्य यानी सिंह का। और मूषकः, ये एक शब्द का अर्थ मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूँ। मूषक शब्द का मतलब होता है चूहा। अब देखिए यहाँ पर करीच सिंहस्य बलम। अब यहाँ पर बीच में वेत्ति शब्द का होना जरूरी है। वेत्ति यानी जानता है। तो करीच, मैं फिर से यहां से आप लोगों को शुरुआत करूंगा। करी, करी यानी हाथी, च का मतलब है और, तो और हाथी सिंहस्य बलम वेत्ति। अब देखो यहाँ पर हाथी, हाथी के पास, हाथी स्वयं बलवान है, और सिंह, ये सिंह भी एक बलवान है।
तो किसी एक बलवान का बल अगर आप लोगों को परखना है, जानना है, तो वो सिर्फ दूसरा बलवान ही कर सकता है। तो यहाँ पर बात सिंहस्य बलम, सिंह के बल की हो रही है, तो इसका बल कौन जान सकता है? कह वेत्ति, तो करीच सिंहस्य बलम वेत्ति। मैं इस बात को आप लोगों को अच्छे से समझाना चाहता हूँ। करी वेत्ति, देखो यहाँ पर वेत्ति ये क्रियापद है, वेत्ति यानी जानता है, हाथी जानता है। क्या जानता है? करी बलम वेत्ति, यानी ये जो करी है, यानी जो हाथी है, ये बल जानता है, बल की परख कर सकता है। किसके बल की परख कर सकता है? तो सिंहस्य, यानी सिंह के बल की परख, सिंह के बल की जानकारी सिर्फ हाथी को हो सकती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो है वो है न मूषकः। न मूषकः यानी चूहा नहीं। अगर आप लोगों को सिंह के बल की परख करनी है तो वो हाथी कर सकता है, चूहा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर इस संपूर्ण श्लोक का अर्थ देखा। एक बार मैं फिर से इस संपूर्ण श्लोक का हिंदी में अर्थ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम हमें बताया गया गुणी, गुणी वेत्ति, गुणी जान सकता है। क्या जान सकता है? तो गुणी गुणम वेत्ति, यानी जो गुणी मनुष्य है वही गुण को जान सकता है, परख कर सकता है। न वेत्ति निर्गुणः, जो निर्गुण मनुष्य है वह गुण को नहीं जान सकता है। और आगे बताया है बली बलम वेत्ति, यानी जो बलवान व्यक्ति है वो बलवान व्यक्ति ही बल को जान सकता है, समझ सकता है। न वेत्ति यानी नहीं जान सकता निर्बलः, निर्बल मनुष्य, जिस मनुष्य के पास बल नहीं है वह बल की परख नहीं कर सकता है। अब ये जो यहाँ पर विधान किए हैं हमारे पहले चरण में, उनके लिए प्रमाण दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर वसंतस्य गुणः ये शब्द है, हमें वसंत ऋतु के गुण की परख करनी है। और वसंत ऋतु के पास जो गुण है उसकी परख जो दूसरा गुणवान है, कौन? पिकः, पिकः का मतलब है कोयल। तो कोयल ही वसंत ऋतु का जो गुण है उस गुण को जान सकता है, परख सकता है। लेकिन वायसः, वायस शब्द का मतलब हमने क्या बताया था? कौवा। तो कौवा वसंत ऋतु के गुण का जानकार नहीं हो सकता है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वसंत ऋतु हो, हेमंत हो, शिशिर हो, वो हमेशा काव काव करता रहेगा। लेकिन जब वसंत ऋतु अपनी बहार साथ में लेकर आएगा तो उसका सच्चा रसिक जो है कौन? कोयल, वह अपनी मधुर वाणी से उसका स्वागत करेगा। अब अंतिम पंक्ति में बल की बात चल रही है, बलम, लेकिन किसका बल? सिंहस्य बलम, शेर का बल। तो शेर के बल का जानकार कौन हो सकता है? यहाँ पर एक मूषक यानी चूहा शब्द है और करी यानी हाथी ये शब्द है। अब देखिए, हाथी स्वयं बलवान है इसलिए सिंह के बल की परीक्षा कर सकता है, लेकिन चूहा, चूहा कभी भी सिंह के बल की यानी सिंह की शक्ति की परीक्षा नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमने इस श्लोक की हिंदी अर्थ को देखा। अब हम इस श्लोक का अन्वय करेंगे। अब अन्वय क्या होता है कि श्लोक के ही शब्दों को उचित शब्दों के साथ सही क्रम में फिर से लगाना, जिससे कि श्लोक का अर्थ समझने में हमें आसानी हो जाए। अन्वय करने का सूत्र क्रम सामान्यतः कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से हम शब्दों को रखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम इस पहली पंक्ति का अन्वय करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, माफ करना, अब हम इसका अन्वय किस तरह से करेंगे आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है गुणी गुणम वेत्ति। अब इसके अंदर क्रियापद क्या है, कौन सी क्रिया हो रही है? तो ये वेत्ति ये क्रियापद है। मैं यहाँ पर वी यानी वर्ब लिख रहा हूँ। उसके बाद वेत्ति यानी जानता है। कौन जानता है? जानने की क्रिया कौन कर रहा है? तो गुणी। तो गुणी ये वहां पर सब्जेक्ट है यानी करता है। अब गुणी क्या जानता है? तो गुणम जानाति, गुणम वेत्ति, ये गुण शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब सही क्रम में हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर हम बस इतना लिख सकते हैं, गुणी गुणम वेत्ति।
यहाँ पर एक जगह हमारी हो गई गुणी गुणम वेत्ति, यानी जो गुणवान है वो गुण को जान सकता है। लेकिन आगे से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो शब्द है वो आगे पीछे है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर निर्गुणः ये सब्जेक्ट है, ये हमारा कर्तृपद है, कर्ता है। अब निर्गुणः न वेत्ति, नहीं जानता है, ये हमारा वर्ब है। लेकिन क्या नहीं जानता है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ये मिसिंग है। कहाँ है ऑब्जेक्ट? तो घबराइए मत, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, हमें यहाँ से लेकर आना पड़ेगा। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से हम लेकर आएंगे। तो गुणम, तो अब हम ये जो हमारा वाक्य है इस वाक्य को पुनः लिखेंगे, लेकिन अब सब्जेक्ट को हम शुरुआत में लेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन है? निर्बलः। निर्बलः। अब ऑब्जेक्ट क्या है? गुणम। अब ध्यान दीजिए, ये गुण शब्द यहाँ पर इस पंक्ति में था क्या? नहीं था, यह हमने यहाँ से लेकर आए हैं, इसलिए हम इसको कंस में लिखेंगे, निर्बलः गुणम न वेत्ति। अब आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूल श्लोक में जो हमारे शब्द थे उनको समझने का अच्छा तरीका क्या है। देखिए, मूल जो शब्द है हमारे, यानी श्लोक में जिस तरह से लिखा हुआ है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, इससे अच्छा गुणी गुणम वेत्ति निर्बलः गुणम न वेत्ति, यह पंक्ति समझने के लिए ज्यादा आसान है। ठीक उसी प्रकार से हम दूसरी पंक्ति का भी अन्वय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है बलि बलम वेत्ति, ये तो सीधी सीधी पंक्ति है, बलि बलम वेत्ति। आगे है न वेत्ति निर्बलः। अब न वेत्ति निर्बलः, इसका मतलब है कि निर्बलः न वेत्ति, ये जो निर्बल मनुष्य है, देखिए निर्बलः न वेत्ति, निर्बल मनुष्य नहीं जानता है। अब क्या नहीं जानता है? तो यहाँ पर कर्मपद छुपा हुआ है, तो बलम न वेत्ति, ये यहाँ से हम इधर लेकर आएंगे, तो बल को हम यहाँ पर लिखेंगे, निर्बलः बलम न वेत्ति। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस श्लोक का जो हमारा अन्वय हमने अभी भी किया, इस अन्वय को मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए पढ़ रहा हूं। देखिए, गुणी गुणम वेत्ति, यानी गुणवान मनुष्य है जो है वह ही गुण को जान सकता है। निर्बलः गुणम न वेत्ति, निर्बल मनुष्य गुण को नहीं जान सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गुण शब्द यहाँ पर हमारे मूल श्लोक में, श्लोक की पंक्ति में नहीं था, लेकिन हमने यहाँ से उसको खींच कर लेकर आए, यहाँ पर फिर से लिखा, क्योंकि यहाँ पर वो होना जरूरी था, परंतु हमने उसको कंस में लिखा। ठीक उसी प्रकार से दूसरी पंक्ति में भी बलि बलम वेत्ति, बलवान मनुष्य बल को जान सकता है। निर्बलः बलम न वेत्ति, यहाँ पर फिर से बल शब्द इस जगह पर नहीं था, हमने यहाँ से उसको लेकर आए थे, इसलिए इसको हमने यहाँ पर कंस में लिखा, निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बल मनुष्य जो है वह बल को नहीं जान सकता है। इस तरह से हमने पहली पंक्ति का अन्वय किया। अब हम दूसरी पंक्ति का अन्वय करेंगे। दूसरी पंक्ति में देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पिकः, पिकः यानी तो कोयल, और वसंतस्य गुणम यानी वसंत ऋतु का गुण। अब यहाँ पर वेत्ति इस क्रियापद का होना जरूरी है। अब हालांकि ये जो वेत्ति है इस श्लोक में यहाँ पर तो नहीं है इस पंक्ति में, लेकिन पहली वाली जो पंक्ति है इस पंक्ति से हम उसको उठाकर लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका जब हम अन्वय करेंगे तो इसके अन्वय में हम सर्वप्रथम यूं ही लिखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर अन्वय लिख रहा हूं, पिकः वसंतस्य गुणम। देखिए, यहां से लेकर यहां तक मैंने लिखा। अब इसके अंदर पिकः वसंतस्य गुणम, इसका अर्थ होता है
कि कोयल वसंत का गुण, लेकिन क्या? तो आगे वेत्ती, वेत्ती यानी जान सकता है, परख सकता है। अब ये वेत्ती यहाँ पर नहीं था, लेकिन हमने पहली पंक्ति से लिखा। और आगे है न वायसः, इनको हम, इन दोनों शब्दों को हम जैसे थे वैसे लिख सकते हैं, न वायसः। अब यहाँ पर क्या अर्थ हो रहा है इस पंक्ति का कि पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, यानी जो कोयल है वो वसंत ऋतु का गुण जान सकता है, न वायसः, कौवा नहीं। अब ठीक इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और वो ये है, ये जो न वायसः ये पंक्ति है, इसको हम वायसः न वेत्ति ऐसा भी लिख सकते हैं। वेत्ति को हमें कंस में लेना पड़ेगा क्योंकि वायसः न पहले से थे। आपकी मर्जी, लेकिन ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। और अब हम दूसरी पंक्ति पर आते हैं। यहां पर भी लिखा है करीच सिंहस्य बलम, यानी हाथी और हाथी शेर का बल, बस इतना ही लिखा है। लेकिन शेर का बल क्या? वेत्ति। ये वेत्ति शब्द यहां पर जरूरी है। करीच यानी और हाथी, सिंहस्य बलम और वेत्ति, वेत्ति यानी जानता है। लेकिन वेत्ति इस पंक्ति में नहीं था, हमने बाहर से लाया, इसलिए बस इतना लिखा। और न मूषकः यानी चूहा नहीं। न मूषकः ऐसा इसका अन्वय होगा। एक बार हम इस अन्वय को फिर से एक बार देख लेते हैं। संपूर्ण श्लोक का जो अन्वय है उनको हम एक नजर में देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग अन्वय और श्लोक इन दोनों में अंतर समझ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है श्लोक, मूल श्लोक, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है श्लोक का अन्वय। अब अन्वय और श्लोक में क्या अंतर है? तो अन्वय एक हमारा जो मूल श्लोक है ये वाला, ये श्लोक एक कविता होती है, इसको हम गा सकते हैं। जैसे कि ये जो पंक्ति है, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। तो इस तरह से हम इनको गा सकते हैं। परंतु अन्वय जो होता है, ये अन्वय हमारी आसान सिंपल बोली भाषा के अनुसार होता है। जैसे कि ये है गद्य, गुणी गुणम वेत्ति, निर्गुणः गुणम न वेत्ति, बली बलम वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति, पिकः वसन्तस्य गुणम वेत्ति, वायसः न, करीच सिंहस्य बलम वेत्ति, मूषकः न। अब इसका हिंदी अनुवाद किस तरह से होगा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि जो गुणी मनुष्य है वह गुण को जान सकता है, निर्गुणः गुणम न वेत्ति, निर्गुण मनुष्य गुण को नहीं जान सकता है। बली बलम वेत्ति, निर्बलः बलम न वेत्ति, निर्बल मनुष्य गुण को नहीं जानता है। पिकः वसंतस्य गुणम वेत्ति, यानी जो कोयल है वह वसंत ऋतु के गुण को जान सकता है, वायसः न यानी कौवा नहीं। करीच सिंहस्य बलम वेत्ति, जो हाथी है वो सिंह का बल जान सकता है, मूषकः न, मूषकः न यानी कौवा नहीं। इस प्रकार से हमने श्लोक का अन्वय भी देख लिया है। अब इस श्लोक का विस्तार से यदि आप लोगों को अध्ययन करना है तो आप लोग गूगल के क्रोम ब्राउजर पर ये इस लिंक को टाइप करके या फिर इस वेबसाइट पर जाकर आप लोग इस श्लोक को विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब हम इस श्लोक के व्याकरण की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए ये हमारा मूल श्लोक है और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों के लिए समझने योग्य है। मैं आप लोगों को उन चीजों को सर्वप्रथम समझाता हूँ। देखिए इस श्लोक में आप लोग गुणी, बली और करी इन तीनों शब्दों को देख सकते हैं जो कि समान समान दिख रहे हैं। इन शब्दों में इन प्रत्यय है, इन। अब इन प्रत्यय का मतलब होता है वन, हु, हैज। अब यहाँ पर गुणी शब्द का मतलब है, देखो गुण शब्द है और गुण शब्दों को अगर इन प्रत्यय लगाया जाए तो गुणी ये शब्द बन जाता है। अब गुण यानी अच्छे गुण और इन का मतलब होता है वन हु हैज। तो कुल मिलाकर गुणी शब्द का मतलब होता है
वन हु हैज गुण। तो जब गुण से गुणी बना तो ये जो अंत में ई लगा, इसका मतलब है वन हु हैज। ठीक उसी प्रकार से बलि, बल शब्द का अर्थ होता है ताकत, और बलि ये शब्द का मतलब होता है वन हु हैज अ स्ट्रेंथ। ठीक उसी प्रकार से करी, यहाँ पर जो कर शब्द है, कर शब्द का मतलब है सूंड, और करी यानी जिसके पास सूंड है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हमने इन प्रत्ययों के उदाहरण देखे। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वेत्ति ये जो क्रियापद है ये द्वितीय गण का है, इसका बीच में कोई भी विकर्ण प्रत्यय नहीं होता है। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से हमने इस श्लोक को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। यदि आप लोगों को कोई शंका, समस्या, प्रश्न है तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर इस नीचे जो URL दिया है यहाँ पर इस श्लोक का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।